तो दोस्तों आज मैं एक डिफरेंट टाइप की सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ जो कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी पर बेस्ड है। ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इसका सेट डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ओवरऑल प्लॉट काफी ज्यादा यूनिक है। हाँ, ये बात है कि इसका क्लाइमैक्स समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए IMDb पर इसकी रेटिंग सिर्फ 5.6 स्टार्स है। फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं डेविड प्रायर, बट मैं आपको इस फिल्म की एंडिंग को अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक अच्छी मूवी मैंने देखी है। और दोस्तों हाल ही में मैंने लेट हर आउट फिल्म को एक्सप्लेन किया है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1995 में भूटान में होती है। 4 दोस्त ग्रेग, पॉल, फियोना एंड रूथी माउंटेन हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। ये लोग एक हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तब स्क्रीन पर डे 1 का मैसेज दिखता है। एक माउंटेन के टॉप पर जाने के बाद सिर्फ पॉल को एक बैम्बू म्यूजिक सुनाई देता है। वो उस म्यूजिक का पीछा करता है एंड एक गुफा में गिर जाता है। ग्रेग फौरन पॉल को बचाने के लिए केव में उतरता है तो वो ये देखता है कि पॉल बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़े से स्केलेटन के सामने बैठा हुआ है। वो कुछ चैंटिंग कर रहा था और स्केलेटन को घूर रहा था। खास बात ये थी कि वो स्केलेटन नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं था, एज इन उसका साइज नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन से 3 से 4 गुना बड़ा था। और एक और चीज की कई सारे नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन भी उसके साथ में थे जो कि उसके सामने झुके हुए थे, एज इफ वो उसके सामने प्रे कर रहे हों। ग्रेग पॉल को ले जाने लगता है, जिस पर पॉल विस्पर करता है, यदि तुम मुझे छुओगे तो मारे जाओगे। ग्रेग फिर भी पॉल को बचाकर पास के ही एक हाउस में ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। अब अचानक से ही मौसम खराब हो जाता है। काफी ज्यादा तेज स्नोफॉल होने लगती है। पॉल घर में नॉन रेस्पॉन्सिव था एंड उसके हाथ में एक बिजार बैम्बू इंस्ट्रूमेंट था। नाइट में रूथी इस बैम्बू इंस्ट्रूमेंट को बजाती है एंड बाद में स्क्रीन में डे 2 का मैसेज दिखता है। आधी रात को ही रूथी को उस हाउस में कई सारी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और चेक करने पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट मॉर्निंग रूथी को हाउस के बाहर एक ब्लैक परछाई दिखाई देती है जो कि उस पर अटैक करने के लिए आती है। रूथी डरकर हाउस का डोर लॉक कर देती है और उसे डोर बैंग करने की आवाज हॉन्ट करने लगती है। कुछ ही देर के बाद में ग्रेग और फियोना फूड लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं दिखा। लेटर दैट नाइट हमें पॉल रूथी के कान में कुछ विस्परिंग करता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर हो जाता है डे 3। सुबह सुबह पॉल हाउस में नहीं होता और उसके फुटस्टेप्स स्नो में हाउस से बाहर जाते हुए दिखते हैं। ये तीनों पॉल को ढूंढने जाते हैं तो पॉल एक माउंटेन टॉप पर बैठकर बैम्बू विसल कर रहा था। ग्रेग अब पॉल के इस एरेटिक बिहेवियर से तंग आकर उस पर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से ही पॉल कुछ चैंटिंग करता है और रूथी पजेस हो जाती है और वो ग्रेग पर लगातार चाकू से हमला कर उसे मार डालती है और उसे माउंटेन से नीचे फेंक देती है। वो फियोना का भी गला काट देती है और खुद भी माउंटेन से नीचे गिरकर सुसाइड कर लेती है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा लगता है कि ये सब पॉल ही रूथी से करवा रहा था। अब कहानी 23 साल आगे बढ़ जाती है। साल होता है 2018। एक फॉर्मर डिटेक्टिव जेम्स एक सिक्योरिटी स्टोर में काम कर रहा था। उसे एक फ्रेज वेयर वर यू हॉन्ट करता है। उसकी वाइफ एंड सन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे जिसके लिए जेम्स खुद को कल्प्रिट माना करता था। जेम्स एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच लेता है और कैश के बदले वो अपने पास रखा हुआ बर्थडे फ्री लंच कूपन देता है जो कि पुराना था। रेस्टोरेंट वाले उस कूपन को एक्सेप्ट करके जेम्स को बर्थडे विश करते हैं, जबकि उस दिन उसका बर्थडे भी नहीं था। ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, बट इसका राज अंत में खुलेगा, सो स्टे टिल द एंड। जेम्स एक टीन गर्ल अमेंडा से मिलता है जो कि उसकी फैमिली फ्रेंड नोरा की बेटी थी। अमेंडा के डैड भी उसी दिन मारे गए थे जिस दिन जेम्स की फैमिली मरी थी और आज उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी। अमेंडा जेम्स को ऑल्टरनेट फादर के तौर पर देखा करती थी। अमेंडा जेम्स से ये कहती है कि मेरे डैड की डेथ के बाद मैं काफी ज्यादा उदास थी, पर अब मुझे एक ट्रुथ रियलाइज हुआ है, ये दुनिया रियल नहीं है। जो रियल है वो हमारे सोच से है। जिस चीज को हम इंटेंशनली फोकस्ड वे से सोचते हैं उसी को हम मैनिफेस्ट करते हैं। जेम्स को ये सब काफी ज्यादा सिली लगता है। अब फिर से डे 1 का मैसेज दिखता है। अमेंडा के घर पर उसकी मॉम नोरा उसे बुला रही थी। चेक करने पर अमेंडा मिसिंग थी, पर उसके बाथरूम में एक मैसेज लिखा हुआ था, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट, एनीवन? खैर, यहाँ पर इसका मतलब था कि एम्प्टी मैन ने मुझसे ऐसा करवाया है। नोरा अब जेम्स को पुलिस को बुलाती है एंड पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जेम्स को अमेंडा की डायरी से फोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट का एक लीफलेट मिलता है जिसके पीछे टुल्पा लिखा हुआ था। जेम्स अब अमेंडा की हाई स्कूल फ्रेंड डिवेरा से हाई स्कूल में मिलता है। डिवेरा को भी यहाँ पर एक ब्लैक फिगर पल भर के लिए दिखती है। वो ये बताती है कि 2 दिन पहले मैं, अमेंडा, ब्रैंडन, जूलियन, मेयर, लीसा और डनकन वीड स्मोक
करने के लिए पास के ही ब्रिज पर गए थे। वहां पर अमेंडा ने लोकल लेजेंड द एम्प्टी मैन को एक्सप्लेन किया था। उसका ये कहना था कि यदि कोई एम्प्टी ब्रिज पर खाली बॉटल मिल जाए और उसमें एम्प्टी मैन के बारे में सोचकर ब्लो किया जाए तो एम्प्टी मैन रियल में दिखने लगेगा। पहले दिन आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, सेकंड डे आपको वो दिखेगा और थर्ड डे वो आपको खुद ढूंढ लेगा। और सेम चीज शुरुआत में पॉल और उसके साथियों के साथ में भी हुई थी। खैर अभी यहाँ पर बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। अब सभी बच्चे एक एक करके एम्प्टी बॉटल में ब्लो करते हैं, जिसके फौरन बाद ही उनको एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। सभी लोग डर के ब्रिज से भाग जाते हैं। डिवेरा ये कहती है कल उसने अमेंडा को ब्रैंडन के कान में कुछ चैंटिंग करते हुए भी देखा था, लाइक पॉल ने रूथी को किया था। यहाँ पर डिवेरा भी डरी सी हुई थी, एज उसे उसके बाकी फ्रेंड्स हर जगह पर एक साथ बैठकर मेडिटेट करते हुए दिख रहे थे। ये बात वो जेम्स को नहीं बताती। जेम्स अब अमेंडा के बाकी फ्रेंड्स जो ब्रिज पर थे उनके घर इन्वेस्टिगेट करने जाता है, पर मिस्टीरियसली वो सब भी मिसिंग थे। उनके पेरेंट्स भी उन्हें ढूंढ रहे थे। फाइनली जेम्स उस ब्रिज पर जाता है एंड एक एम्प्टी बॉटल पर ब्लो करता है, जिससे कुछ भी नहीं होता। वो अपने रास्ते जाने लगता है, तभी एक मेटल हिटिंग की साउंड्स ब्रिज के नीचे से आने लगती हैं। चेक करने पर वो एक मैन होल से आ रही थी, जिसके नीचे सभी किड्स की बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर भी वो मैसेज लिखा हुआ था कि द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स इस चीज के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तभी डिवेरा एक सोना बात लेने जाती है, जहां पर उस पर एक ब्लैक परछाई अटैक कर देती है। उस पर लगातार सीजर से हमला करके उसे मार डालती है। देखने पर ये सुइसाइड लगता है, एज उसने डिवेरा को पजेस करके उससे खुद ही ये सब करवाया था। यहाँ भी वो अब वही मैसेज लिखा हुआ मिलता है, यानी कि द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स को ये सुइसाइड नहीं लगता, एज डिवेरा सुइसाइडल नहीं थी। जेम्स पॉन्टिफेक्स एंड टुल्पा के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सोसाइटी एक कल्ट थी जो कि एंशिएंट तिब्बतियन मेडिटेशन ऑफ टुल्पा क्रिएटिंग पर यकीन रखती थी, यानी डीप कॉन्सेंट्रेटेड रेसिटेटिव मेडिटेशन करके किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, इंसान को या फिर रियलिटी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। ये लोग द एम्प्टी मैन के फॉलोअर्स थे। उनकी विकिपीडिया पेज पर विक्टोरियन अकल्टिस्ट जोसेफ लैंड के बारे में भी लिखा हुआ था, जहां पर उसका एक कोट मेंशन्ड था, थॉट प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस टाइम इक्वल्स टू फ्लैश। यानी कि एक इंसान के बारे में लंबी अवधि के लिए कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन किया जाए तो वो इंसान फिजिकली प्रकट हो जाता है, जिसे टुल्पा कहते हैं, जो कि आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब आधी रात को जेम्स एक डरावने सपने से उठता है। उसके रूम के बाहर कोई चीज मूव कर रही थी, वो अजीब अजीब सी साउंड्स निकाल रही थी। जेम्स एक बेसबॉल बैट को लेकर चेक करता है, पर एक्चुअल में वहां पर कोई भी नहीं होता। अब डे 2 का मैसेज स्क्रीन पर दिखता है। जेम्स पॉन्टिफेक्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए उनके इंस्टीट्यूट में जाता है, जहां पर कल्ट का लीडर आर्थर पार्सन्स होल क्राउड के सामने एक स्पीच देता है। बाद में जेम्स उससे मिलता है, जहां पर आर्थर कहता है द एम्प्टी मैन एक रियलिटी है जो लोगों की विश को पूरी करता है तब तक जब तक वो लोग उसके फॉलोअर्स बन के रहेंगे। जेम्स इस चीज को नहीं मानता और सीक्रेटली अमेंडा को वहां पर ढूंढने लगता है। उसे एक आदमी पॉन्टिफेक्स के एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताता है, जहां पर अमेंडा अक्सर जाती थी। जो लोग डीपली कमिटेड होते हैं उन्हें वहां पर ये लोग हायर ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। जेम्स उस लोकेशन पर जाता है, जो कि एक पुराना कैबिन था वुड्स के बीच में, यानी कि कैबिन इन द वुड्स। कई सारे लोगों की फाइल्स वहां पर दिखती हैं, जिसमें जेम्स का भी एक एम्प्टी फाइल था। जेम्स वहां पर बैठकर कई सारी VHS टेप्स को भी देखता है, जिसमें सोसाइटी के लोग ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। टेप्स को देखते देखते रात हो जाती है, जहां पर कैबिन से कुछ दूर पर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो सभी लोग एक कैंप फायर के सामने सर्कल्स में घूमकर चैंटिंग कर रहे थे। तभी देखते ही देखते फायर आसमान तक पहुंच जाती है। जेम्स ये सब देखकर डर जाता है और अपनी सेंसेस में आता है। अचानक से ही फायर बंद हो जाती है और सभी मेंबर्स उस पर हमला करने लगते हैं। जेम्स भी डरकर फौरन अपनी कार में वहां से भाग जाता है। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताता है, फाइल्स भी देता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे बिना किसी परमिशन के किसी प्रॉपर्टी से फाइल्स चुराने पर डांटने लगते हैं। वो जेम्स की बात को सीरियसली नहीं लेता। खैर जेम्स अब नोरा के पास आकर ये कहता है कि अमेंडा ने एक कल्ट को ज्वाइन किया है। वो लोग एम्प्टी मैन की नाम की एक एंटिटी को वर्शिप करते हैं। शायद से कल्ट ने ही बाकी के किड्स को मारा होगा। यहाँ पर कुछ लोग जेम्स को फॉलो कर रहे थे एंड नोरा को भी प्रैंक कॉल्स आ रहे थे। जेम्स अब नोरा को कुछ दिन दूसरे किसी रिलेटिव के पास रहने का आइडिया देता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो अमेंडा को ढूंढ लेगा। उस रात भी जेम्स एक बुरे सपने से उठता है। इस बार उसे भी वो ब्लैक परछाई दिखती है जो उस पर हमला करने आती है। जेम्स उससे फाइट करता है, बट कुछ पल बाद ही वो वैनिश हो जाती है। उसके घर के सामने अब वही टेडी बियर डॉल था जिसने उसे कैबिन में देखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेम्स उस आदमी का पीछा करता है जिसने उसे उस कैबिन का एड्रेस दिया था। वो आदमी बाकी लोगों के साथ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर एक आदमी सेमी कोमा स्टेट में था। वो लोग उस पेशेंट के सामने बैठकर प्रे करने लगते हैं।
बाद में जेम्स उस आदमी को किडनैप करके पीटने लगता है पर उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। शाम को जेम्स फॉन्टिफेक्स सोसाइटी के आर्काइव में इलीगल तरह से घुसकर सारी फाइल्स को चेक करने लगता है। उसको एक मैनिफेस्टेशन फाइल नंबर 14 मिलती है जिसे देखकर जेम्स के होश उड़ जाते हैं। जेम्स की पूरी बायोग्राफी वहां पर थी, उसकी फैमिली प्राइवेट फोटोज, वो फूड कूपन जिसे उसने 3 दिन पहले यूज किया था, वहां पर जेम्स की भी एक फोटो थी। जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गुस्से में उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो आदमी सेमी कोमा स्टेट में था। हॉस्पिटल में जाकर वो नर्स से गुस्से में ये पूछता है कि वो आदमी कौन है। नर्स कामली ये कहती है कि वो नहीं जानती वो कौन है। वो आदमी पिछले 23 साल से कोमा में है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कई सारे लोग उससे मिलने आते हैं एंड बिल्स टाइम पर चुकाते हैं। प्रेजेंटली अब उस पेशेंट के रूम में अमेंडा भी विजिट करने आई थी, जिसे देखकर जेम्स सरप्राइज्ड हो जाता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ थी, ये कौन है। अमेंडा ये कहती है कि आई डोंट नो, इसका कोई नाम नहीं है। ये बॉडी एक वेसल की तरह है जिसको एम्प्टी मैन ने 500 सालों के बाद में पजेस किया है और वही हमको गाइड कर रहा है। जेम्स अब नोरा को कॉल करने लगता है जिसे नोरा रॉन्ग नंबर बता देती है। नोरा जेम्स को पहचान ही नहीं पाती। जेम्स यहाँ पर फुल तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाता है। अमेंडा ये बताती है कि इस आदमी की बॉडी कमजोर हो रही है। ह्यूमन बॉडी इस जैसी ताकत को बहुत दिनों तक हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एक परफेक्ट बॉडी को मैनिफेस्ट करने का। अब जेम्स अचानक तड़पने लगता है और द एम्प्टी मैन की स्पिरिट अब जेम्स के अंदर घुसने लगती है, यानी कि उसको पजेस कर देती है। अमेंडा कहती है कि हमें एक परफेक्ट वेसल चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हें बनाया, तुमको मैनिफेस्ट किया। तुम्हारी पूरी लाइफ एक झूठ है, तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट को हमने लिखा है। मुझे तुम्हारे और मेरी मॉम के अफेयर के बारे में पता है, क्योंकि मैंने ही स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था। असल में वेसल के अंदर फियर, गिल्ट होना जरूरी था, इसलिए हमने तुम्हें डराया। तुम हमारे टुल्पा हो। जेम्स अमेंडा को पागल गर्ल कहने लगता है। नेक्स्ट हम जेम्स की कॉन्शियसनेस को उसी केव के स्केलेटन के सामने देखते हैं जहां पर पॉल फर्स्ट टाइम पजेस हुआ था। द एम्प्टी मैन की लंबी सी स्पिरिट उस स्केलेटन से बाहर आती है। जेम्स उससे डरकर भागता है, उस पर गोली भी चलाता है पर कोई भी फायदा नहीं होता और अंत में द एम्प्टी मैन की स्पिरिट जेम्स को पजेस कर लेती है। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक भी दिखाई देता है जहाँ पर अमेंडा के डैड के फ्यूनरल के टाइम पर जेम्स ने नोरा के साथ में हुकअप किया था। उसी वक्त जेम्स की वाइफ एंड बेटा तब कार में कहीं पर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। जेम्स को हॉन्ट करने वाला फ्रेज वेयर वर यू यही था। पजेस होने के बाद भी जेम्स की कुछ कॉन्शियसनेस बची थी। वो अपने घर जाता है जहां पर वो एकदम एम्प्टी था। जेम्स कन्विंस हो जाता है कि वो एक रियल ह्यूमन नहीं है बल्कि एक टुल्पा है जो कि 3 दिन पहले ही जन्मा था, यानी कि वो एक सोच है जो कि अब रियल में फ्लैश के रूप में सामने आ गया है। वो हॉस्पिटल में जाकर उस सेमी कोमा स्टेट वाले आदमी को मार डालता है जो कि असल में पॉल था। जी हाँ, हॉस्पिटल के सभी स्टाफ अब जेम्स के सामने झुककर उसे अपना लीडर मानते हैं और वो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आखिर टुल्पा है क्या? टुल्पा तिब्बतियन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मॉन्क्स अपने माइंड के अंदर ही एक दूसरी एंटिटी विद डिजायर्ड पर्सनैलिटी को क्रिएट कर देते हैं। सालों की मेडिटेशन के बाद में ये एंटिटी माइंड में ही इंडिपेंडेंटली एक्टिव हो जाती है और अपनी फ्री विल को जनरेट करती है। कई एक्सपर्ट मॉन्क्स का ये भी मानना है कि टुल्पा को माइंड से फिजिकल वर्ल्ड में भी प्रकट किया जा सकता है थ्रू मेंटल एन्चेंटिंग पावर। टुल्पा कोई भी हो सकता है, इंसान, एनिमल, ऑब्जेक्ट, प्लेस या फिर रियलिटी। ये एक डीप फिलोसॉफिकल थ्योरी है जिसके बारे में YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी और फिल्म के अंदर इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जेम्स एक रियल ह्यूमन नहीं था बल्कि एक टुल्पा था जो कि इस कल्ट के डिफरेंट मेंबर्स के मेंटल एन्चेंटिंग पावर से पैदा हुआ था। फिल्म की पूरी रियलिटी भी टुल्पा है, यानी कि जेम्स, उसका स्टोर, नोरा, जेम्स की फैमिली, सुइसाइडल किड्स, पुलिस, एवरीथिंग। और इसलिए अमेंडा फर्स्ट टाइम उससे मिलकर यही कहती है कि दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है। सोसाइटी ने जेम्स को मैनिफेस्ट करके उसे डराया ताकि वो एम्प्टी मैन की स्पिरिट के लिए परफेक्ट वेसल बन सके और वो उसको पजेस कर सके। जेम्स के मैनिफेस्टेशन का नंबर 14 था, यानी कि 13 बार सोसाइटी फेल हुई थी। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि टुल्पा ही एम्प्टी मैन है। टुल्पा एक ऐसी बॉडी है जो कि इनके माइंड से क्रिएट हुई, जो कि एक फ्लैश बन गया। ये टुल्पा एक ह्यूमन बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसके अंदर एम्प्टी मैन खुद को समा सकता है।
और उस रेस्टोरेंट वाले सीन में वो बर्थडे वाला कूपन देता है तो वो एक्चुअल में उसका बर्थडे था, यानी कि वो 3 दिन पहले ही पैदा हुआ था। यानी कि जिन कल्ट के मेंबर्स ने उसको अपने माइंड के थ्रू मैनिफेस्ट किया था वही उसको देख सकते थे। यानी कि यहाँ पर जेम्स जो कुछ सोच रहा था कर रहा था वो एक फॉल्स रियलिटी थी। एम्प्टी मैन के लिए एक डरी हुई बहुत ही ज्यादा गिल्ट से भरी हुई बॉडी परफेक्ट रहती है, और मेरे ख्याल से पॉल के अंदर भी कोई ना कोई गिल्ट या फिर सैडनेस होगी जिसके चलते उसने उसको चुन लिया था। ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिक फिल्म लगी। यदि अभी भी आपको टुल्पा के बारे में समझ नहीं आया है तो यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म है, उसे आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में टुल्पा लिखना ताकि मैं जान पाऊं कि किस किस ने वीडियो एंड तक देखी है। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए